प्रीवियसली हमने प्राइमरी मेमोरी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो टुडे इन दिस लेक्चर आई विल डिस्क्राइब द सेकेंडरी मेमोरी। इट्स लेक्चर नंबर 31। तो इसमें क्या है कि काफी सारी चीजें फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो तुम, और सेकेंड ईयर में भी कुछ ना कुछ इसमें पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ शटर भी लगा के रखी है। ओके, तो सेकेंडरी मेमोरी स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी और साथ में हम टर्सरी भी देख लेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शंस या डेटा हमारे प्रोसेस होने हैं बाय द सीपीयू, तो सीपीयू तो प्राइमरी मेमोरी से लेता है, और अगर प्राइमरी मेमोरी में वो डेटा नहीं है तो वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आते हैं डेटा। तो सेकेंडरी मेमोरी से भी जरूरी नहीं है, टर्सरी मेमोरी से भी प्राइमरी मेमोरी में आ सकते हैं, या किसी भी बैकअप स्टोर से प्राइमरी मेमोरी में डेटा लाने होते हैं सीपीयू को। और इसका लॉजिकल रीजन भी है कि मेन मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी बहुत स्मॉल होती है और सीपीयू वहीं से डेटा हमारा एक्सेप्ट करता है। तो एवरीथिंग वॉट एवर इज रनिंग इनसाइड द कंप्यूटर दैट शुड बी इनसाइड द प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी में किसी भी परमानेंट स्टोर से, सेकेंडरी या टर्सरी से, वो डेटा हमारे प्राइमरी मेमोरी में ब्रॉड करने पड़ते हैं। तो सेकेंडरी और टर्सरी मेमोरी के बारे में हम जानते हैं कि ये नॉन वोलेटाइल स्टोर हैं। परमानेंट स्टोर इन द सेंस कि जब तक इसमें से डेटा डिलीट नहीं होगा तब तक इसमें डेटा हमारा रहेगा। इनको हम बैकअप स्टोर भी बोलते हैं, या ऑक्सिलरी स्टोर, या फिर ऑनलाइन स्टोर फॉर सेकेंडरी मेमोरी एंड ऑफलाइन स्टोर फॉर टर्सरी मेमोरी। तो ये दोनों के अलग अलग नाम होते हैं। तो जो इसमें लिखा है इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी के लिए है। जब तक अगर इसमें कोई सेकेंडरी मेमोरी या टर्सरी में कोई इंफॉर्मेशन है हमारा, तो कंप्यूटर अगर ऑफ भी हो जाए या पावर ऑफ हो जाए तब भी इसमें परमानेंटली डेटा स्टोर बना रहता है। तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन स्लोवर होती है, और इनएक्सपेंसिव मतलब कि चीपर देन द प्राइमरी मेमोरी है, और साइज में बड़ी होती है। इनएक्सपेंसिव और चीपर का मतलब ये है कि कॉस्ट फॉर स्टोरिंग पर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब कि पर बिट या पर बाइट स्टोर करने की जो कॉस्ट होती है वो सेकेंडरी मेमोरी की कम है। क्लासिफिकेशन वी कैन सी इजिली, secondary and tertiary memory both combinedly are classified into two categories, the sequential access and direct access. sequential access में हमारा मैग्नेटिक टेप आता है। जो ऑडियो टेप या वीडियो टेप देखा होगा तुमने बचपन में, तो वो सीक्वेंशियल ही होता है। उसमें अगर कोई इंफॉर्मेशन आगे से हमें फैच करनी है, रिट्राइव करनी है, तो उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी ही पड़ेगी। और दूसरा डायरेक्ट एक्सेस है, जिसमें मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क आते हैं। मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। तो फ्लॉपी इज नाउअडेज कंप्लीटली ऑब्सोलीट, एंड ऑप्टिकल डिस्क भी लगभग ऑब्सोलीट हो रही है, बिकॉज वी आर हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पेन ड्राइव नाउअडेज। पहले के टाइम में क्या है, पेन ड्राइव नहीं होती थी, तो स्टोरेज के लिए या डेटा कैरी करने के लिए सीडी रोम मतलब सीडी को यूज करते थे या डीवीडी को यूज करते थे, और फ्लॉपी में बहुत कम डेटा आता था। तो हम लोगों के टाइम जब हम स्टडी करते थे तो उस टाइम सीडी बहुत कॉस्टली होती थी एक्चुअली। तो सीडी में डेटा कैरी करना और राइटर भी अपने आप में बहुत कॉस्ट रखता था।
तो उस टाइम ना सीडी प्रैक्टिकल में थी, मतलब सीडी थी लेकिन बहुत सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर या डेटा को स्टोर करने के लिए यूज में आता था, आज से 20-25 साल पहले। तो फ्लॉपी जनरली हम लोग यूज करते थे, हम पढ़ते टाइम फ्लॉपी हम लोगों ने यूज की हुई है, जो 2 साइज में आती थी। ये 3.5 इंच फ्लॉपी और 5.25 इंच फ्लॉपी, जिसकी दोनों की अलग डिस्केट होती थी। वो चौकोर साइज में होती थी। अगर तुम पुरानी बुक्स में देखोगे तो वो शायद तुम्हें वो दिख जाएगी बनी हुई। वो फ्लैट साइज की, मतलब जैसे मोबाइल है तो इससे आधी साइज की करीब होती थी 3.5 इंच फ्लॉपी। तो उसमें डेटा स्टोर होता था, उसमें बस प्रोग्राम्स या फोटो ही स्टोर हो पाते थे और कुछ नहीं स्टोर होता था, क्योंकि उसकी साइज 1.5 MB के आसपास होती थी, GB नहीं MB। तो 1.5 MB में जो हम स्टोर कर सकते थे वो अपने प्रोग्राम्स ही जनरली स्टोर करते थे। प्रोग्राम्स जो लैब में हम बनाते थे, मतलब स्टूडेंट तो अपने घर पे उनको रन कराते थे, या घर पे जो बनाते थे जैसे कॉलेज के बाद 10 से 5 के बाद, तो उनको फिर लैब में रन कराते थे। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी, इसमें कोई नया पॉइंट तो कुछ लिखा नहीं है। ये चीज मैंने बता दी है तुम लोगों को कि बैकअप स्टोर के लिए यूज होती है, और इससे बैकअप स्टोर से डेटा हमारा प्राइमरी मेमोरी में मूव होता है प्रोसेसिंग के लिए। तो नाउअडेज जो मेन सेकेंडरी मेमोरी हम यूज करते हैं वो हार्ड डिस्क है, बिकॉज इट इज अटैच्ड विद द कंप्यूटर। और वो इसलिए भी क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स या जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो सब हार्ड डिस्क में ही स्टोर रहते हैं इंस्टॉल्ड होने के बाद। तो इसको हम ऑनलाइन स्टोरेज मीडिया भी बोलते हैं, क्योंकि देखो फ्लॉपी ऑब्सोलीट हो गई है, और सीडी ड्राइव भी, अब सीडी भी कोई ऐसे जनरली प्रचलन में नहीं है। तो पेन ड्राइव वी कैन यूज व्हेन एवर वी नीड। अब हमें तो वो भी टाइम याद है जब हम डेटा अगर एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में ट्रांसफर करना होता था। तो तुम इवन सोच सकते हो नाउअडेज कि उस टाइम क्या टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी, बट जुगाड़ जो होता है इंडिया में, दैट वी वी आर यूजिंग। लैपटॉप तो होते नहीं थे उस टाइम, डेस्कटॉप ही होते थे। और डेस्कटॉप में भी जो मॉनिटर होता था वो हैवी साइज का इतना बड़ा होता था, टीवी तुम लोगों ने देखी हो, और बॉक्स भी बड़े साइज के होते थे, और साइज ही बड़ा होता था कंप्यूटर का। बाकी सारे कंपोनेंट्स की जो वो होती थी कैपेसिटी वो बहुत छोटी होती थी। हार्ड डिस्क 10-20 GB तक होती थी, 10 GB नॉर्मल थी। और हम लोग जब पढ़ते थे तो लैब में 2 GB की 1 GB की हार्ड डिस्क भी पड़ी थी ढेर सारी। ठीक है, तो 10 GB उस समय मैक्सिमम हार्ड डिस्क थी, फिर कुछ टाइम बाद 20 GB की आ गई थी। और रैम 64 MB के आसपास आती थी, 32 MB 64। तो अब सपोज करो कि एक सिस्टम से, जैसे जनरल होता ही है कि अगर स्टूडेंट हैं तो मूवी गेम्स और ये सब रखते ही हैं, पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होता है। तो अब एक के सिस्टम में अगर मूवीज या गेम्स या कोई वीडियो ऐसे डेटा पड़े हैं, तो अपने सिस्टम में उसको कैसे लाएं? दैट वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम। आज की तरह नहीं पेन ड्राइव यहाँ लगाई, 1 मिनट में कॉपी किया, उसमें कॉपी कर दिया। पेन ड्राइव थी ही नहीं। और सीडी में राइट करना, सीडी राइटर भी किसी किसी के पास ही होता था। सीडी में राइट करते थे तो ब्लैंक सीडी उस समय 50-60 रुपए की आती थी, मतलब आज से 25 साल पहले 50-60 रुपए की वैल्यू मान लो जो आज 400-500 रुपए की वैल्यू है। तो इतनी कॉस्ट की सीडी होती थी, कौन राइट करेगा? तो क्या करते थे, जो कैबिनेट होता था उसको ओपन करते थे, और जिस हार्ड डिस्क से जिसमें ट्रांसफर करना है। तो हॉस्टल में क्या है कि शाम को जैसे आ गए 5 बजे, तो अपना नाश्ता चाय वाय करके फिर वही हॉस्टल का जो टाइम होता है 10, 11, 12, 1 बजे करीब, तो उस टाइम अपना हार्ड डिस्क उसकी खोली और दूसरी हार्ड डिस्क में फिट कर दी, और चलने दो रात भर। क्योंकि सिस्टम बहुत स्लो होता था, 1 GB डेटा भी आधा घंटा लेता था ट्रांसफर होने में। तो रात भर लगा के अपना सो गए, फिर सवेरे देखा तो कॉपी हो गया, उसकी हार्ड डिस्क उसने अपने कंप्यूटर पे लगाई और चलाने लग गए। ठीक है, नेट कुछ होता नहीं था, मतलब कोई सोर्स नहीं था ऐसा। तो ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी जो है, इसमें अभी मैंने बताया ही रिसेंटली कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती हैं और ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है। तो ऑप्टिकल में CD है, DVD है,
और मैग्नेटिक में फ्लॉपी कंप्लीटली बंद हो चुकी है, खत्म हो गई है, तो हार्ड डिस्क ही बची एक तरह से हमारी। और टर्सरी मेमोरी में अगर हम देखें तो मैग्नेटिक मेमोरी है हमारी, मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। तो अब क्या है, हार्ड डिस्क की काफी बड़ी साइज में आने के कारण मैग्नेटिक टेप भी ऑब्सोलीट हो रहा है। लेकिन अभी भी जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको डेटा टेराबाइट्स और पेटाबाइट में स्टोर करना होता है, तो वो मैग्नेटिक टेप में स्टोर करके रखते हैं। ये मैंने बताया ही है कि रैम की तरह हार्ड डिस्क से इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं होता है। अब जो हमारी डिस्क हैं, अगर हम डिस्क का टाइप देखें तो हम बोल सकते हैं हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी खत्म हो चुकी है, सीडी डीवीडी भी लगभग अब कोई मार्केट में यूज नहीं कर रहा है। पेन ड्राइव इज मेनली द स्टोरेज मीडिया, और पेन ड्राइव इज इजी टू कैरी। सीडी डीवीडी कौन लिए रहेगा पॉकेट में, और पेन ड्राइव में क्या है, कहीं से भी डेटा कहीं पे भी ट्रांसफर कर लो। हाँ, ये जरूर है कि जो ऐसा डेटा है कि जो ससेप्टेबल डेटा है, क्योंकि पेन ड्राइव कभी भी करप्ट हो सकती है। वैसे जनरली नहीं होती है, लेकिन अगर करप्ट हो जाए तो डेटा विल बी लॉस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अपने जो बहुत सेंसिटिव डेटा है, दे कैन स्टोर द डेटा इनसाइड द डीवीडी। तो ये सेक्शनल व्यू है कंप्यूटर का, जिसमें तुम देख रहे हो कि सीडी रोम ड्राइव लगी हुई है, फ्लॉपी डिस्क भी लगी हुई है और हार्ड डिस्क भी है। मेनली क्या है, इसमें डिस्क को हमने कनेक्ट करके देखा है, डिस्क का सेक्शनल व्यू देख रहे हैं। और जो ये स्लॉट में ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, दे कैन बी द रैम और एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये डायग्राम सभी ने देखा ही है। इसमें एक तरह से कि फ्लॉपी और सीडी तो उसकी डिस्क दिख रही है, सीडी ड्राइव तो सभी ने देखी है, ठीक है, सीडी और डीवीडी भी देखी है सभी ने। आई थिंक फ्लॉपी शायद ना देखी होगी तुम लोगों ने। देखी है किसी ने फ्लॉपी? नहीं देखी है। मेरे पास पड़ी थी अभी 2-3-4 साल पहले तक, तो ढेर सारी जो पहले की यूज करी हुई थी, मैं दिखाता तुम लोगों को, बट अब वो कूड़े में फेंक दी गई होंगी। और हार्ड डिस्क हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में बाद में, ठीक है। अभी तो हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। टर्सरी स्टोरेज में क्या है हमारा, कि बताया भी था मैंने कि पहली चीज तो लोवेस्ट लेवल है मेमोरी हायरार्की में, नॉन वोलेटाइल है नेचर में, और एक्सेस टाइम सबसे ज्यादा होता है इनका। एक्सेस टाइम ज्यादा होने का मतलब क्या है, स्पीड इज स्लो, ठीक है। स्पीड कम होगी तो एक्सेस टाइम ज्यादा होगा, और कॉस्ट भी इसकी लोअर है। मेमोरी हायरार्की में जितना नीचे जाओगे तो ये 3 कैरेक्टर तुम्हें हमेशा मिलेंगे, कि पहली चीज तो कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा, और स्पीड कम होती जाएगी। हार्ड डिस्क टू रैम, ये भी मैंने बताया था। कुछ स्लाइड्स, 1-2 स्लाइड्स रिपीट हो जाती हैं एक्चुअली, है ना। अब इसमें एक जो सेकंड पॉइंट पे लिखा है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सेस डायरेक्टली थ्रू द इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स। तो इसको हम इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस करेंगे कि इट कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। अदरवाइज सेंट्रल प्रोसेसर, जो प्रोसेसर हम यूज करते हैं, उसके थ्रू तो प्राइमरी मेमोरी में डेटा लाना ही पड़ेगा। और एक और साइड में प्रोसेसर यूज होता है, चाहे उसको डीएमए चिप बोल लो, तो वो मेन मेमोरी, अगर सीपीयू को रिक्वायरमेंट नहीं है डेटा की और मेन मेमोरी में लाने की जरूरत नहीं है, तो हार्ड डिस्क से वो सीधे टेक मतलब के ले सकता है वो डेटा, जिसमें हम मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे बाद में। अब हार्ड डिस्क में क्या होता है, ट्रैक और सेक्टर्स होते हैं। जो सरफेस है हार्ड डिस्क की,
दैट कंसिस्ट ऑफ द सर्कुलर कंसेंट्रिक रिंग, उसको हम बोलते हैं ट्रैक। और हर एक ट्रैक लॉजिकली डिवाइडेड होता है इक्वल साइज के पार्टीशन में, तो उसको बोलते हैं सेक्टर। अभी मैं एक डायग्राम से बताऊंगा तुम लोगों को। तो सेक्टर जो है पाई शेप्ड के होते हैं, मतलब कि इस तरह कि सेंटर से अगर लेके चलो और परिधि सरकमफेरेंस तक एक लाइन खींच दो, फिर उसको मतलब ऐसे डिवाइड कर दो 4, फिर 8 कर दो, तो जो वो पाई शेप बनेगा दैट इज द सेक्टर। हर एक ट्रैक पे सेक्टर होता है एक फिक्स साइज का। डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी, तो स्टोरेज कैपेसिटी इन फैक्टर से डिसाइड होती है, जैसे सरफेस के रिकॉर्डिंग सरफेस कितनी है हार्ड डिस्क में। रिकॉर्डिंग सरफेस से मतलब कि जो हार्ड डिस्क है, तो जो प्लेट होती है उसमें 3 या 4 या 2 प्लेट हो सकती हैं, तो हर एक प्लेट में ऊपर भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो रिकॉर्डेबल रिकॉर्डिंग सरफेस से मतलब वही है। और हर सरफेस में कितने ट्रैक हैं और हर ट्रैक में कितने सेक्टर हैं, और हर सेक्टर में कितना डेटा यानी कितनी बाइट स्टोर हो रही है। डिस्क को अगर हमें फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेटिंग डिस्क का मतलब होता है कि जो लोकेशंस हैं हार्ड डिस्क पे उनको एड्रेसेस असाइन करना, और ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का या सिस्टम प्रोग्राम का। जब स्टार्टिंग में हार्ड डिस्क आती है तब तो उसमें कुछ नहीं, ब्लैंक होता है। जब वो सिस्टम में फिक्स की जाती है, ओएस इंस्टॉल होगा, तो ओएस के थ्रू हम डिस्क को पहले तो लॉजिकली डिवाइड करते हैं। लॉजिकल डिवीजन क्या होता है, कोई बताएगा? लॉजिकल डिवीजन ऑफ डिस्क हार्ड डिस्क का, जो हम ड्राइव्स बनाते हैं CD, E, F, G जो भी बनाना है, दैट इज द लॉजिकल डिवीजन। हार्ड डिस्क में है क्या कहीं उस तरह का पार्टीशन? वो तो ओएस जो इंस्टॉल किया वो ओएस अपने अकॉर्डिंग लॉजिकली उसको डिवाइड कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की रूट डायरेक्टरी बनती है, एक बेस डायरेक्टरी, बेसिक, जो ओएस में पढ़ा भी होगा तुमने, जिसमें सारा नीडेड इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है रूट डायरेक्टरी में। तो अगर विंडोज के लिए हम रूट डायरेक्टरी या रूट फोल्डर की बात करें, तो दैट कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम प्रोग्राम करके फोल्डर होता है, माई डॉक्यूमेंट होता है, इस तरह के जो फिक्स फोल्डर हैं दे आर द पार्ट ऑफ द रूट डायरेक्टरी ऑलवेज। बाकी जो यूजर बनाता है दे आर नॉट द पार्ट ऑफ रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस में ही होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल हुआ है, जितना स्पेस में है हार्ड डिस्क के, उस स्पेस को हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसी स्पेस में रूट डायरेक्टरी या ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम प्रोग्राम और फाइल्स होते हैं। फॉर्मेटिंग के बाद क्या होता है, उसमें हमारे लॉजिकली ट्रैक और सेक्टर और उनका एड्रेस असाइन हो जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली ट्रैक और सेक्टर तो मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही बन के आते हैं, ओएस नहीं बनाता है इसको, ओके। तो ओएस क्या है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है लॉजिकल एड्रेस असाइन करना, वो ओएस करता है। तो जब कोई डिस्क फॉर्मेट होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम 4 एरिया बनाता है सरफेस पर अपने यूज के लिए। पहला है बूट सेक्टर, दूसरा फाइल एलोकेशन टेबल, तीसरा रूट फोल्डर एंड चौथा डेटा एरिया, ठीक है। तो इनका नाम जैसे क्लियर है। तो बूट सेक्टर में मास्टर बूट रिकॉर्ड स्टोर होता है, जो कि जब हम प्रोग्राम सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो रोम में जो फिक्स प्रोग्राम है पहले वो चलते हैं, उसके बाद फिर मास्टर बूट रिकॉर्ड से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना स्टार्ट होता है। दूसरा है फाइल एलोकेशन टेबल, फैट। तो ये फैट जो है ये डिनोट करता है कि हर फाइल की लोकेशन और सेक्टर का स्टेटस ये सेव करता है। अगर ओएस में तुम देखो तो उसमें लिख के आता है फैट 32, फैट 64, इस तरह का कभी कोटेशन अगर तुम देखो तो यू कैन सी, उसके बायोस सेटअप पे जाओगे तो यू कैन सी। तो ये अलग अलग फाइल सिस्टम होते हैं, जैसे यूनिक्स के लिए होता है NTFS, नेटवर्क फाइल सिस्टम। इसी तरह विंडोज या कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है फाइल एलोकेशन टेबल।
तीसरा है रूट फोल्डर, जो मैंने अभी बताया था, रूट डायरेक्टरी। और चौथा है डेटा एरिया, जिसमें डेटा रिसाइड करता है। तो डिस्क को फॉर्मेट करने के कई मेथड हैं, ठीक है, ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल लैंग्वेज में जो अभी मैंने समझाया कि फैट, NTFS, VMDK, VHD। तो हार्ड डिस्क हमारी सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों की तरह वर्क करती है, नहीं कि हमें जो प्रोग्राम्स या डेटा रिट्राइव करने हैं वो हम वहां से हार्ड डिस्क से ले सकते हैं, और जब फाइनली स्टोर करने हैं तो डेस्टिनेशन की तरह भी उसको यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक द पेन ड्राइव, कि पेन ड्राइव से हम डेटा कंप्यूटर में कॉपी भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से पेन ड्राइव में भी कर सकते हैं। तो इस पर्पज से कि डिस्क का प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, एंड दैट इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्ड डिस्क को हम हार्ड डिस्क इज वन ऑफ द काइंड ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। जो भी डिस्क है, चाहे हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी हो या CD। जबकि रैम और रोम किस टाइप की है, वो है रैंडम एक्सेस, ये है डायरेक्ट एक्सेस। रैंडम एक्सेस से मतलब था क्या चीज, कि कोई भी लोकेशन रैम या रोम की सेम अमाउंट ऑफ टाइम में एक्सेस की जा सकती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द एड्रेस, कि जो बाइट मतलब जो उसका वर्ड है या लोकेशन है, उससे कोई मतलब नहीं, रैम रोम में कहीं भी लोकेटेड हो हमारा डेटा, वो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में एक्सेस होगा किसी भी लोकेशन से। जबकि हार्ड डिस्क पे ऐसा नहीं है। अगर कोई रिक्वेस्ट आती है सेव करने की या डेटा रिट्राइव करने की, तो जो मूविंग हेड होता है हार्ड डिस्क का, वो पहले सर्च करता है करस्पॉन्डिंग प्लेट्स को। सपोज 3 प्लेट है ऊपर नीचे, तो करस्पॉन्डिंग प्लेट को सर्च करेगा, और हर एक प्लेट का अपना एक हेड होता है। तो जो कंट्रोल है कंप्यूटर का, वो पहले रिक्वायर्ड प्लेट को सर्च करेगा, फिर उस प्लेट पे करस्पॉन्डिंग ट्रैक को सर्च करेगा, फिर उस ट्रैक में सेक्टर कहाँ पर है, उस सेक्टर पर जाएगा, तब वहां से डेटा हमारा रीड या राइट होगा। तो इट इज टोटली लोकेशन डिपेंडेंट। सो दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट एक्सेस। बट डायरेक्ट एक्सेस इसलिए नाम है कि डायरेक्टली डेटा कैन बी एक्सेस्ड। किसी भी ट्रैक पर हेड डायरेक्ट पहुंच सकता है, और उस ट्रैक पर जब करस्पॉन्डिंग ट्रैक मिल गया हार्ड डिस्क पर, तो हार्ड डिस्क तेजी से रोटेट होती है, और रोटेट होके करस्पॉन्डिंग सेक्टर हमारा हेड के नीचे आता है। और जब हेड करस्पॉन्डिंग सेक्टर के नीचे आ गया, तो वहां से डेटा रीड हो जाता है या राइट हो जाता है। और जो हेड होता है हार्ड डिस्क का, वो बेसिकली हमारा होता है कंडक्टिंग क्वाइल। एक कंडक्टिंग क्वाइल है जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है सिस्टम में, वो इलेक्ट्रिसिटी लेके, और उस इलेक्ट्रिसिटी से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है सरफेस पर, क्योंकि सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड की कोटिंग होती है, ठीक है। तो बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड ऑन द टॉप ऑफ द मैग्नेटिक सरफेस ऑफ द हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ये आई थिंक मैंने बता दिया, कुछ इसमें नया तो है नहीं। जो प्लेट होती है हार्ड डिस्क की, वो या तो मेटेलिक प्लेट होगी या प्लास्टिक प्लेट होगी। हार्ड डिस्क में तो मेटेलिक ही होती है, बट CD और DVD वो प्लास्टिक होती है। उस पर कोटिंग होती है जो मटेरियल की जो सेंस कर सकता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक ऑक्साइड की कोटिंग होती है, और ये टोटल एपरेटस, टोटल सेटअप हमारा एक ड्राइव में एनक्लोज होता है, जो कि ड्राइव के साथ यूज होता है। तो डेटा मैग्नेटिक स्पॉट के फॉर्म में यूज होता है, कि 0 और 1 इस सेंस में वहां स्टोर होते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्पॉट है या नहीं है। मैग्नेटिक डिस्क एंड ड्राइव, ये भी मैंने बता दिया अभी। रीड राइट हेड होता है, जो कि डिस्क आर्म से कनेक्ट होता है। एक लंबी सी आर्म होती है, उसमें जितनी भी प्लेटर हैं सभी के लिए सेपरेट हेड होता है। और हेड हमारा
रेडियली मूव कर सकता है सेंटर से सरकमफेरेंस तक, हेड केवल रेडियली मूव कर सकता है, और जो करेस्पॉन्डिंग सेक्टर होता है उसके लिए हार्ड डिस्क को खुद रोटेट होना पड़ता है, तब वो सेक्टर हेड के नीचे आता है। तो हार्ड डिस्क इज बेसिकली द इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, ठीक है। It's not a purely electronic device, hard disk. It consists of the electronic circuit in the form of interface circuit. हार्ड डिस्क के नीचे देखोगे तो टोटल इंटरफेस सर्किट होता है, और हार्ड डिस्क के अंदर मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है जो कि हार्ड डिस्क को रोटेट करता है। फ्लॉपी डिस्क मैंने बताया ही है कि पतली सी डिस्क होती है इसमें, और जो पतली सी डिस्क होती थी फ्लॉपी डिस्क में वो टोटली प्लास्टिक की होती थी, उसकी बहुत बहुत थिन होती थी क्योंकि डेटा बहुत कम स्टोर होता था, और दोनों ही आसानी से बैंड हो सकते थे। तो ये जो फ्लॉपी ड्राइव होती थी वो फिक्स होती थी, जैसे हमारी सीडी ड्राइव फिक्स होती है, ऐसे फ्लॉपी ड्राइव भी फिक्स होती थी। आज के टाइम में तो डिटैचेबल सीडी ड्राइव और हार्ड डिस्क दोनों आ रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हेड अरेंजमेंट उसी तरह कुछ होता है हार्ड डिस्क में। ठीक है, फ्लॉपी ड्राइव में भी हेड, वो उसमें एक ही थिन फिल्म होती थी प्लास्टिक की, तो एक ही हेड होता था। अब जो चीज एब्सोल्यूट हो चुकी है उसको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ऑब्सोलीट हो चुकी है। ठीक है, तो फ्लॉपी से इंफॉर्मेशन भी रीड उसी तरह होता था डिस्क की तरह, जो उसके अंदर फ्लॉपी के अंदर थिन फिल्म होती थी वो भी रोटेट करती थी, उसके अंदर भी मोटर होता था और उससे इंफॉर्मेशन रीड होता था। फ्लॉपी डिस्क का स्ट्रक्चर, इट इज ए फ्लैट राउंड सिंगल डिस्क मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड एनक्लोज्ड इन स्क्वायर प्लास्टिक जैकेट। प्लास्टिक जैकेट का मतलब वही जो केसिंग है उसका, वो होता था, पतला सा होता था, इस मोबाइल की साइज का 1/3 होता होगा, जो टोटल फ्लॉपी डिस्क होती थी। और उसके अंदर जो फिल्म होती थी थिन फिल्म, वो बहुत पतली सी होती थी, जैसे झिल्ली टाइप की, कागज के साइज की, और ये स्लोवर काफी होती थी। स्टोरेज कैपेसिटी भी काफी कम होती थी और पोर्टेबल होती थी, कहीं भी इसको कैरी कर सकते थे। ये भी हमारी हार्ड डिस्क की तरह सिंगल साइड और बोथ साइड हो सकती थी। सिंगल साइड और बोथ साइड से मतलब कि जो रिकॉर्डेबल सरफेस है वो एक साइड रिकॉर्डिंग भी हो सकती थी या दोनों साइड। रिस्क, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क जैसे मैंने बताया कंप्लीटली ऑब्सोलीट है, लेकिन हाँ उसकी एक क्वालिटी और होती थी फ्लॉपी डिस्क की कि वो मॉइस्चर और वेदर से जल्दी इफेक्ट हो जाती थी। ज्यादा धूप मिल जाए, ज्यादा हीट हो या मॉइस्चर हो तो करप्ट हो जाती थी। उस समय क्या 15 रुपए की आती थी फ्लॉपी एक, तो एक केस आता था फ्लॉपी का जिसमें 10 फ्लॉपी आती थी, तो 10, 12, 15 रुपए अगर इकट्ठा खरीद दो तो 10 रुपए की कॉस्ट पड़ती थी। 100 रुपए का 10 का पैक आता था, जो कि हम लोगों का करीब एक सेमेस्टर चल जाता था 10 फ्लॉपी, क्योंकि महीने 15-20 दिन में वो यूज करते करते खराब हो जाती थी। कैपेसिटी मैंने बताई है कि ये 5.25 इंच और 3.5 इंच फ्लॉपी मार्केट में आती थी। 5.25 इंच फ्लॉपी पहले ही यूज में आती थी, अराउंड 1985 में इसका वो हुआ था, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती थी वो 3.5 इंच फ्लॉपी से कम होती थी। तो साइज में 5.25 इंच भले ही होती थी बट स्टोरेज कैपेसिटी कम होती थी, और 3.5 इंच फ्लॉपी थी, उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 1.44 MB डेटा करती थी।
जिसमें 40 ट्रैक होते थे और हर एक ट्रैक पर 18 सेक्टर होते थे, जो हर एक सेक्टर 512 बाइट स्टोर करता था। तो दैट वाज द टुडेज डिस्कशन। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्ड डिस्क पे फोकस करेंगे, उसके ट्रैक, सेक्टर, उसका स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस, ठीक है, डिफरेंट क्राइटेरिया एंड इट्स मैकेनिज्म। तो कोई डाउट, क्वेरी है क्या किसी की, कुछ पूछना है?